उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव बीटा में आपका स्वागत है। आज कैप्टन्स कट में जिस शख्सियत को हम रूबरू करेंगे वो शख्सियत कुछ भिन्न है। इसी शख्सियत ने इस गांव में जन्म लिया, दिल्ली विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक की उपाधि धारण की। उसके पश्चात वापस इसी गांव में आए और जुड़ गए खेती से। कौन सी खेती? जैविक खेती, मिश्रित खेती। बड़ा प्रचलन है इस खेती का। आसपास के इन गांवों में इस व्यक्ति ने, इस महापुरुष ने ट्रेनिंग दी, ज्ञान दिया, उत्साह दिया कि जैविक खेती है क्या, मिश्रित खेती है क्या, रोजगार का एक नया अवसर दिया। दिन प्रतिदिन लगन, श्रद्धा, ईमानदारी, जिद, इन सभी का मिश्रण इस हद तक पहुंच गया। इस व्यक्ति ने इस गांव और इस गांव के आसपास तकरीबन 8000 किसानों को जैविक खेती और मिश्रित खेती इनके बारे में ज्ञान दिया, जागरूकता फैलाई, उनको बताया कि इसके क्या फायदे। पग पग, कदम ब कदम बढ़ते बढ़ते इस शख्स की शोहरत शासन के गलियारे तक पहुंची। उसी के फलस्वरूप इस शख्स को 2019 में भारत सरकार ने अपने चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान के साथ सम्मानित किया। इससे पहले कि मैं इस व्यक्ति का नाम आपके सामने उजागर करूं, तो उनके कामों से, उनकी जद्दोजहद से, उनकी मेहनत से, उनकी लगन से मिलता हुआ एक शेर जो शकील आजमी ने लिखा है, कुछ इस तरह है कि दवा हूं जिसमें वो मलबा निकालना है, दवा हूं जिसमें वो मलबा निकालना है, अपने आप को जिंदा निकालना है। कुछ लोग चांद ढूंढ रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं। कुछ लोग चांद ढूंढ रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं। एक नया सवेरा निकालना है। आज के हमारे गेस्ट पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी, उन्हीं के फार्म हाउस से आज उनके साथ हम रूबरू हो रहे हैं। कैप्टन्स कट में आपका स्वागत है। भारत भूषण जी, पद्मश्री अवार्ड आपको मिला है और जिस क्षेत्र में आपको अवार्ड मिला है उसी के बारे में और आपकी गतिविधियों के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे जी। आपका व्यक्तित्व ऐसा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा युवाओं के लिए, और वो इस वजह से कि आपने वो कर दिखाया जो सामान्यतः इंसान नहीं करता है। और इसीलिए हम आपके इंटरव्यू का शीर्षक अगर कोई देना चाहें तो हमने ये उचित समझा कि इंग्लिश में बोले बैक टू रूट्स, फिर से अपनी जड़ों की ओर। आपने खेतीबाड़ी की दुनिया में जैविक खेती और मिश्रित खेती, इन दोनों सिद्धांतों को जमीन पर कृपया आप ये साकार किया है। छात्र जीवन से कैसे खेती का झुकाव आपका आकस्मिक हुआ या प्राकृतिक रूप से हुआ? आप सभी को नमस्कार। और जो आज का ये कार्यक्रम है, जो कैप्टन्स कट के रूप में जो आप लोगों ने इसकी बेहतर शुरुआत की है, मैं बहुत हृदय से आपका सम्मान करता हूँ। और जो सवाल है कि किसान परिवार में जन्म लिया, और किसान परिवार में जन्म लेते ही संबंध तो पहले से ही खेती से रहता ही है,
लेकिन उस समय का दुर्भाग्य ये था कि धीरे धीरे खेती से लोगों का, गांव के लोगों का मन उचटने लगा था। आज़ादी के बाद में खेती की दुर्दशा जिस तरीके से हुई और आधुनिकवाद के प्रभाव में किस तरीके से गांव के लोग गांव को छोड़कर शहर जाने लगे। उम्मीद थी एक अच्छे भविष्य के लिए लोगों ने सोचा होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या पता लगा है कि हम प्रकृति के से ही दूर होते चले गए। और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे माता पिता की प्रेरणा रही खेती करने के लिए भी, और मुझे कुछ ऐसे और भी अच्छे लोग थे जिनसे बार बार ये प्रेरणा मिलती थी कि गांव भी बहुत अच्छी जगह है जीने के लिए, जहाँ पर हम अच्छे कारोबार खड़े कर सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी को साधुवाद करते हुए कहूँगा कि आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन वो धरती, पेड़ पौधे, हवा, पानी, पर्यावरण, भोजन, स्वास्थ्य सभी के लिए प्रकृति के साथ ही जीता है। और गाँव में प्रकृति के साथ जीने का सबसे सुंदर अवसर है। इस अवसर को पहचानने की जरूरत है। ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था जी, उसके पीछे मेरा एक उद्देश्य ये था, ये जानना कि आप स्वेच्छा से किसान बने या आप इसको एक प्रारब्ध का हिस्सा मानते हैं? देखिए, इसमें ये तो मैं नहीं कहूँगा कि एकदम मेरी स्वेच्छा थी, लेकिन इसमें एक तो माता पिता की प्रेरणा बहुत अच्छी रही कि उनके मन में था कि खेती ज़रूर करें, लेकिन शिक्षित होकर करें, उनकी ऐसी इच्छा थी। तो उसी के आधार पर जो भी कार्यक्रम आगे बढ़ते चले गए, उससे फिर तो ऐसा लगने लगा कि वास्तव में हमारा प्रारब्ध यही था, और इसी को लेकर जो अब आगे बात बढ़ रही है लोगों के लिए, उससे प्रेरणा भी मिल रही है। हमारा खुद का परिवार भी है, तो और बहुत सारे नौजवान साथी इस खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक बड़ी उम्मीद जगी है कि खेती जो जितना उपेक्षित हो गया था बीच के दौर में, अब वो दोबारा इतिहास लौट कर आएगा। और जो आपने अभी कहा था कि जड़ों की तरफ जो चलने की बात है, वो वास्तव में यही है कि हम कम से कम धरती के साथ तो रहें, पेड़ पौधों के साथ रहें, पशु पक्षियों के साथ रहें। तो ये नारा तो चला था, चलें गांव की ओर। हाँ, गांव की ओर जब जाते हैं और पढ़े लिखे शिक्षित नवयुवक, बिल्कुल। तो क्या रोजगार का अवसर पाते हैं? एक खेती वही जो परंपरागत तरीके से की जा रही है, और उस खेती में तो मुझे लोग ये बताते हैं कि कोई लाभ वाला अवसर नहीं है। तो खेती को एक लाभदायी उपक्रम बनाने के लिए आपके प्रयास भी काफ़ी समाज में चेतना जगाने वाले हैं। तो क्या प्रयास रहे, आप बताते हैं युवाओं को प्रेरणा, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, ये जो एक तो प्रेरणा की बात मैंने पहले भी आपसे कही कि मूल प्रेरणा तो माता पिता की रही, और उसके बाद में मैं फिर समाज व्यवस्था और आर्थिक दृष्टि से समाज के कितने आयाम हो सकते हैं कि जिनमें मनुष्य जो रोज़गार की तलाश में है या पैसे की तलाश में है, उसकी भरपाई कैसे होगी। इसमें एक बड़ा सवाल ये निकलता था कि धन तो कमाया जाए, लेकिन उसमें तनाव ना हो, और सम्मानजनक तरीके से पैसा यदि कमता है तो उसका क्या जरिया खेती हो सकती है। ये इस पर विचार गया तो पता लगा कि खेती वास्तव में ही सम्मानजनक तरीके से पैसा कमाने का सबसे अच्छा जरिया है। और इसका सीधा सा गणित ये है कि कुदरत में एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं। इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है कि यहाँ पर कोई मशीनीकरण नहीं है, बल्कि कुदरत हम गेहूँ का बीज डालते हैं और उसका गुणात्मक पैदा होता है, गन्ने का बीज डालते हैं, गुणात्मक पैदा होता है। तो सवाल ये उठ रहा था कि फिर ये जो गुणात्मक पैदा हुआ, ये गया कहाँ? इससे मुझे आमदनी क्यों नहीं मिली, या मेरे किसानों को आमदनी क्यों नहीं मिली? तो तब ये पता निकाला कि जो दुनिया में व्यापारवादी मानसिकता जो आई, जहाँ पर लाभ का जन्म हुआ, कम देकर ज़्यादा लेने की प्रवृत्ति आई, सारी चीज़ें अपने कब्जे में हो, सारी चीज़ें सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेरे ही पास हों, तो ये जो छीन झपट हुई, इस छीन झपट के कारण हम प्रकृति की व्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं समझ पाए। नहीं तो वास्तविकता ये है कि मनुष्य धरती पर जितना भी खुशहाली के साथ जीना चाहता है, उसके लिए पर्याप्त संसाधन, आवश्यकता और धन जो भी उसकी ज़रूरत है, वो पहले से ही कुदरत के यहाँ मौजूद हैं, और मनुष्य उसको ध्यान से समझेगा, उसके साथ जिएगा, तो खुशहाली धरती के अलावा और कहीं होती नहीं। एक सीधी सी बात थी। अब इसमें एक दूसरी बात आती है कि फिर हमने इसको एक रोज़गार परक जरिया कैसे बनाया। तो हमने इसमें प्रकृति के नियम को ज़्यादा ध्यान से देखा जी।
कि प्रकृति अनेक चीज़ों को साथ साथ पैदा करती है, मौसम के हिसाब से पैदा करती है, उसमें दूरी के एक गणित है, समय उसका एक गणित है जो नियम के साथ में काम करता है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखा कि यदि बाज़ार में हम अपने सामान को बेचने ले जाते हैं तो मंडी और बाज़ार से भिन्न आजकल जैविक खेती के सामान की मांग ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए प्रमाणीकरण की ज़रूरत है। तो फिर हमने प्रमाणीकरण प्रक्रिया से जोड़कर देखा। प्रमाणीकरण प्रक्रिया क्वालिटी के लिए एक जिम्मेदारी है। क्वालिटी की जिम्मेदारी को कैसे मैं घोषणा करता हूँ और क्या मैंने उसके बारे में समझना है और किस तरीके से मुझे उसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, एक तरीका था, बहुत आसान लगा। और तीसरी बात ये थी कि वैल्यू एडिशन, जो भी कंज्यूमर चाहता है, वो गेहूं से आटा चाहता है, दलिया चाहता है, गन्ने से गुड़ शक्कर सिरका चाहता है, या प्रोसेसिंग के ज़रिए हम किस तरीके से चीज़ों को कंज्यूमर के योग्य बना सकते हैं। इसमें दो बात और सामने आई कि जो गांव में कुटीर उद्योगों की संकल्पना थी वो बढ़ती दिखाई दी। गांव की बेरोजगार नौजवानों को, महिलाओं को, बच्चों को रोज़गार के अवसर दिखाई दिए। चूँकि और बड़ा काम ये हुआ कि जो चीज़ हम 2 रुपये मंडी में नहीं बेच पा रहे थे उसकी कीमत 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक होती हुई दिखाई दी। तो यहाँ एक संभावना ये बनी कि उत्पादन का प्रबंधन, प्रमाणीकरण और प्रोसेसिंग और मार्केटिंग, ये चारों आयाम यदि खेती के किसान और किसानों के बच्चे यदि ध्यान से इसको समझेंगे तो खेती में बहुत सम्मानजनक आमदनी है। मंडी को खेती तक या गांव तक लाने के प्रयास तो काफ़ी हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा सफल हुए या नहीं हुए वो अलग बात है। लेकिन ये जो आपका 4 सूत्री खेती में गुणात्मक वृद्धि लाने के लिए जो कार्यक्रम है, इसमें वैल्यू एडिशन आप जो बता रहे हैं वो एक बड़े अपील करने वाली बात है कि गेहूँ पैदा कर रहे हैं तो दलिया भी पैदा कर सकते हैं, सूजी भी पैदा कर सकते हैं और मार्केट तक भी पहुंचा सकते हैं। तो किसान के ये सक्षमता में आ सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ी काम नहीं है। लेकिन पहले तो खेती पर जो फोकस कर रहे हैं, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि एक तो जैविक खेती का आप सिद्धांत बताते हैं, साथ में आप मिश्रित खेती के बारे में भी बात करते हैं जी। तो जैविक खेती और मिश्रित खेती में कोई फ़र्क है वो बताइए। हाँ, देखिए, कुछ थोड़े से नाम अलग अलग होने से कई बार कुछ मिथक बन जाते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ जीना ही खेती है। और उस खेती को हम देखते हैं तो वो 4 उसके मोटे मोटे नियम सिद्धांत स्पष्ट होते हैं। पहले है कि सारी जो प्रकृति है वो सहअस्तित्व में काम करती है, पूरकता में काम करती है। धरती पेड़ पौधों के लिए पूरी है, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के लिए पूरे हैं, और सभी धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी तीनों मिलकर आपस में पूरे हैं और मनुष्य के लिए भी पूरे हैं। दुर्भाग्य ये है कि अपनी मान्यताओं और अपनी कल्पनाशीलता के बिखराव के कारण, अपनी मनमानी के कारण मनुष्य ना तो धरती के साथ संबंध को समझा, ना पेड़ पौधे, ना पशु पक्षियों के साथ संबंध को समझा और अपनी मनमानी की ओर चला गया। मनमानी क्या थी? मेहनत कम करनी पड़े, लागत कम लगानी पड़े, उत्पादन ज़्यादा हो जाए, लाभ ज़्यादा मिल जाए। तो कम देकर ज़्यादा लेने की जो मानसिकता थी, उसके कारण हम प्रकृति की व्यवस्था के ही विरोध में चले गए। यहाँ पर मशीन और रसायनों के जरिए जो तरीके हमने उपयोग में लाए गए, उनके द्वारा ज़मीन की उर्वरता में कमी हुई और साथ साथ में गांव के लोगों के हाथों से रोज़गार भी छिने। बड़ा संकट इसमें ये हुआ कि प्रकृति के विरोध में जितने चलते चले गए, रासायनिक दवाइयों का और खरपतवार नाशी दवाइयों का दबाव भी ज़मीन पर बढ़ता चला गया। उसको जो भी अब ऐसे अनाज जिनमें जहर पहुंच चुका है उनका सेवन कोई करेगा तो उससे स्वास्थ्य को भी खतरा होगा और आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत बड़ा जोखिम है। तो ऐसी स्थिति में ये एक बड़ा उपकार का काम है और बहुत जिम्मेदारी का काम है कि हम प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था के उस मिश्रित स्वरूप को ठीक ढंग से देख लें, जिसमें अपने आप कीड़े मकोड़ों का नियंत्रण है, जिसमें अपने आप खरपतवारों के बनने की क्रिया है कि खरपतवार क्यों उगते हैं और खरपतवारों से ज़मीन की उर्वरता कैसे बढ़ती है या ज़मीन अपना खाद कैसे बनाती है और एक खेत में कई फसलें कैसे ली जा सकती हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयोग करने के बाद में ये
बात हमको स्पष्ट हो गई कि इसको तो आसानी से किसान समझकर कर सकता है। और अब ये खेती करके समझने वाला कार्यक्रम नहीं रहेगा, बल्कि समझकर करने वाला कार्यक्रम है। इसमें पैराडाइम को शिफ्ट करना पड़ेगा विचार के स्तर पर। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब भी यही है कि हम पहले क्या करते थे कि हमारे सभी बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि करते करते समझदार हो जाओगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। अब ये पता लगा कि पहले बात को समझना होगा, और समझकर यदि हम करते हैं तो फिर उसमें थकावट नहीं है, उसका प्रतिफल बहुत अच्छा है और वही खुशहाली। त्यागी जी, आपने एक फ्रेज का इस्तेमाल किया, पैराडाइम शिफ्ट। बड़ा रोचक प्रयोग है। खेतीबाड़ी में पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्या आपको पैराडाइम दिखता है जिसको शिफ्ट करना जरूरी था और आपने किया पैराडाइम सक्सेसफुली? शिफ्ट होने की बात है वो मूल रूप में मानसिकता में ही गुणात्मक परिवर्तन की ज़रूरत है। यदि हम जीव जानवरों की प्रवृत्ति के मुताबिक अधिग्रहण की मानसिकता से आगे बढ़ेंगे, और जिस तरीके से मानव जाति अभी तक भी आपस में पद रूप को लेकर, बल को लेकर, पद को लेकर, धन को लेकर जो झगड़ा चलता रहता है, और जो कल्पनाशीलताओं में ये युद्ध चलते आए हैं, पुराना इतिहास जिसका सब गवाही है, आज हम उस बात को इसलिए कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य यदि समझदारी पूर्वक एक दूसरे के साथ संबंध को समझता है, तो संबंध को समझने के कारण जो झगड़े के प्रतिवाद थे आज तक, जिनके कारण हम बड़ी बड़ी किंवदंतियाँ और बड़े बड़े उदाहरण देकर ये कहते रहे कि मनुष्य इन चीज़ों से प्रेरित होता रहा है, बल्कि मैं उनसे कहूँगा कि उन चीज़ों से प्रेरित नहीं हुआ है, मनुष्य उनसे पीड़ित हुआ है। पीड़ित होना और प्रेरित होना दोनों अलग बातें हैं। मनुष्य जो प्रेरित होता है वो प्रकृति की व्यवस्था और उसके जो वास्तविक नियम है, जिसमें मनुष्य अपने मनुष्यत्व को देख सके, मनुष्य अपनी इंसानियत को देख सके, और अपने संबंध को वो आदमी के साथ भी देख सके और आदमी प्रकृति के साथ भी देख सके। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँगा कि यदि हम प्रवृत्ति में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो हम नदियों को माता भी कहते रहे, नदियों को पूजते भी रहे, धरती को भी माता कहते रहे, धरती को भी पूजते रहे, और बर्बादी में भी लगे रहे। एक से एक खतरनाक जहर का सेवन, एक से एक उल्टे सीधे कार्यक्रम जो भी हमने प्रकृति के साथ किए, और प्रकृति के विरोध में खड़े हो गए। तो अब यहाँ एक विरोधाभासी विचार आता है कि फिर हम माँ क्यों कह रहे हैं और फिर हम अनर्थ क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपने सवाल पूछा ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एकदम वाजिब सवाल है कि अब मानसिकता में ही गुणात्मक परिवर्तन की ज़रूरत है। हमको धरती के साथ जीना है तो धरती के साथ संबंध को समझना हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यदि संबंध को समझते हैं तो हमारे और उस वस्तु के बीच की जो खाई है, दूरी है, वो ख़त्म हो जाती है। माँ के साथ संबंध को समझते हैं, माँ के साथ खुशी से जीते हैं, भाई के साथ समझते हैं, भाई के साथ खुशी से जीते हैं। धरती के साथ संबंध को समझते हैं, धरती के साथ खुशी से जीते हैं। तो संबंध को समझना और पैसा, इन दोनों चीज़ों के बीच में जो दूरी रही है, इसलिए पैसा सुविधा की वस्तु है, जीने की वस्तु संबंध है। ये मैं आप वैल्यू एडिशन की बात कर रहे थे कि कैसे किसान अपने उत्पाद में थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दे और उसी खेतों के बीच में ही रहकर उसको बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है, और अपने उत्पाद में वैल्यू एडिशन करके वो और भी ज़्यादा लाभ कमा सकता है। तो इसका कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे? देखिए, वैल्यू एडिशन दो जगह हमको देखना है। पहला उत्पादन के स्तर पर, मेरे खेत में एक फसल की जगह मैंने कई फसल लगाई, ये भी एक वैल्यू एडिशन हुआ। दूसरी बात यह है कि यदि मैं अपने खेत में खेती के साथ साथ जड़ी बूटियों की खेती, उसके साथ साथ पौधशाला का कार्यक्रम कि किस तरीके से गन्ने के बीज को बचाकर हम थैली में गन्ने के द्वारा खेती करते हैं, तो बीज बचता है और हमें उसमें काम करने का अवसर मिलता है। तो वैल्यू एडिशन का सीधा सीधा अर्थ यही है कि हम गुणात्मक वृद्धि के साथ लिए अपने श्रम का भी और अपनी समझ का भी सदुपयोग कर लें। तो समझदारी का और श्रम का सदुपयोग करना ही वैल्यू एडिशन है। अब उसके लिए खेती में इतना बड़ा स्कोप है कि हम उत्पादन करने से पहले जो खेती की लागत है, उन सभी लागत को भी तैयार कर सकते हैं। खाद कैसे बनाया जाए, बीज अच्छे कैसे होंगे, खेत की नाप तोल कैसे ठीक होगी, कितनी फसलों को साथ साथ लगा सकते हैं, उनका सबका मानचित्र कैसे तैयार करना है। तो ये मूल संवर्धन क्रियाएं हैं जिनके द्वारा
हम अपनी ही समझदारी और अपनी ही मेहनत को गुणात्मक कर लेते हैं। तो इस तरह का कोई उदाहरण आप दे सकते हैं यहीं जहाँ आपके खेतों के बीच में हम खड़े हुए हैं? जहाँ हम खड़े हैं यहीं आप देखेंगे कि ये आम के कुछ पौधे हैं। अब ये आम के बीजू पौधे हैं। ये बीजू पौधे का मतलब होता है कि जो गुठली होती है, गुठली से आम को हम जब उसको उगाते हैं तो उसको थैली में रख लिया जी। अब इसके बाद में जो आम की अच्छी किस्में हैं, आम्रपाली है, मल्लिका है, स्वर्णिमा है, अरुणिमा है या राम केला है या जो भी अच्छी वैरायटी आपको चाहिए, अब उसके पौधे की ग्राफ्टिंग करेंगे तो जो पौधा 5 रुपए का है ग्राफ्टिंग के बाद 100 रुपए का है जी। तो कहाँ 5 रुपए और कहाँ 100 रुपए, 20 गुना वैल्यू एडिशन है। तो इसी को कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो अच्छा दूसरा, लोगों को जरूरत है इन चीज़ों की जी। तो जितना भी श्रम हमारा बेकार में इधर उधर सोच विचार में निकल जाता है, उतना यदि हम अपने खेत में देखें तो हम नींबू के पौधे, आम के पौधे, जड़ी बूटियों के पौधे, जैसे लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास का 1 रुपए का एक यदि फ्लैग आप लेकर लगाते हैं जी। और ये कुर्सी के पीछे जो है ये लेमन ग्रास है। अब जैसे आपने पौधा देखा जी। तो उस पौधे में कम से कम इस समय 50 पौधे हो गए हैं। एक लगाया था, कितने हो गए? 50 हो गए। तो 50 गुना वैल्यू एडिशन हो गया। सही बात। हाँ, उसी को सीड में कर सकते हैं, जी। फिर उसका तेल निकाल सकते हैं। तो एक एक चीज़ को लेकर हम उसकी उपयोगिता को कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, यही मूल्य संवर्धन है। और मैंने फिर भी एक लाइन लास्ट में फिर कहूँगा कि समझदारी और श्रम को सही तरीके से सुनियोजित करना, कि ये समझदारी वाला कॉलम है और ये मेहनत वाला कॉलम है। अभी क्या किसान बोलते हैं मेहनत ज़्यादा है जी। क्योंकि जब हमने समझा ही नहीं तो मेहनत ज़्यादा ही है। घटना बताना चाहूँगा यहाँ जी। और देखने लायक आ जाएगी, ये तितली आ गई है इसमें। हाँ, क्योंकि ये ज़्यादातर मैंने क्या देखा है कि तितलियाँ अब बहुत कम हो गई और ये जो तितलियाँ हैं ये बहुत बड़े संकेत हैं कि प्रकृति की व्यवस्था बिना रसायनों के ठीक ढंग से अपने आप काम, जहाँ रासायनिक खाद डाली जाती है वहाँ तितलियाँ मर जाती हैं, आती नहीं है, आती नहीं है। खत्म हो जाती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा तितलियों पर असर पड़ता है इन चीज़ों का। जी। हवा में जैसे भी आप जहर डालेंगे तो तितली गई। कीट पतंगे पहले मरते हैं जी। अभी अब देख रहे हैं किस तरीके से तितलियां घूम और रही हैं। किसान ये भूल जाते हैं कि शायद यही हैं जो पॉलिनेशन के लिए सबसे अच्छा साधन है। बहुत जरूरी है ये पॉलिनेशन पे। अब ये जो पौधे हैं ये चिया सीड है, आजकल बाजार में चिया सीड जी। ये मेरे ख्याल से लग्जेटिव की तरह से इस्तेमाल करते हैं और वो एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है इनको। जी जी। तो ये चिया सीड आपने लगाए हुए हैं और बीच में ये चिया सीड है और इसके बीच में यहाँ गन्ना है। गन्ने में आप देखेंगे तो गन्ने में 3 फुट के बीच में एक गोला है और ये गोले हैं, इस तरीके से गोले लगे हुए हैं। अच्छा। और एक जगह पर तो कहीं 5 हैं, कहीं 6 हैं पौधे लगे हुए हैं जी। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि 1 एकड़ ज़मीन में जहाँ किसान 40 कुंटल गन्ने के बीज डालता है, 1 एकड़ में किसान कितना कुंटल? 40 कुंटल गन्ने का बीज डालता है। यहाँ पर उसका 1 एकड़ में 4 कुंटल बीज लगता है। अच्छा। 1/10 बड़ा फर्क पड़ता है। तो अब ये एक कल्पना करिए कि एक पूरे गांव में यदि 800,000 एकड़ जमीन में बीज की लागत में इतनी बचत हो गई। बीज की जी। और इनकी फिर जो है पैदावार में भी फर्क होगा, गुणात्मक वृद्धि होती होगी। पानी की बचत, मेहनत की बचत, इसमें तो आदमी थोड़ी मेहनत करेगा, हल्का पानी निकालेगा और काम होगा। अच्छा। तो खेती सही तरीके से मैनेजमेंट है, समझने का काम है जी। बिना समझे हुए करेंगे तो बीज भी ज़्यादा है, खर्चे भी ज़्यादा हैं, फिर बाज़ार में बेचने गए तो वहाँ भी उल्टा पुल्टा बेच कर लिया, तो फिर तो सारे आयाम ही नुकसान के दिखते हैं जी। और जब आयाम नुकसान के हो जाते हैं तो फिर यही कहा जाता है कि खेती बहुत महंगा है और खेती बहुत मेहनत का काम है और खेती बहुत तकलीफ का काम है। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और भी आपके बड़े भिन्न प्रकार के वैल्यू एडिशन आपने किए हैं और प्रोडक्ट को आपने एक ब्रांडिंग की भी कोशिश की है, तो उसके बारे में अगली चर्चा करते हैं। तो जहां हम आपके ब्रांड और उस ब्रांड के अंतर्गत जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। ये एक अच्छी बात है क्योंकि आजकल ब्रांडिंग और बाज़ार व्यवस्था को देखते हैं तो उसमें
ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग अपने आप में एक तरीके हैं। तो उन तरीक़ों में मैं यही कहूँगा कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को जिम्मेदारी पूर्वक कंज्यूमर तक पहुँचाना और उसको भी सम्मानपूर्वक पहुँचाना, कीमत सही हो, इससे बढ़िया और ब्रांडिंग कुछ हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर नौजवान साथियों को कैसे ब्रांडिंग बनाया जाए, कैसे कंपनी बनाई जाए, कैसे उसका पैकेजिंग होगा, किस तरीके से प्रोसेसिंग होगा, मार्केटिंग होगा, तो इन सभी बातों को लेकर ट्रेनिंग देते हैं और समझाते भी हैं। हमारा स्वदेशम ऑर्गेनिक ब्रांड है, स्वदेशम ऑर्गेनिक ब्रांड, स्वदेशम, हाँ स्वदेशम ऑर्गेनिक, उसी की ब्रांड वैल्यू के साथ में हम लोग काम करते भी हैं और उसी का ट्रेनिंग भी बच्चों को देते हैं। कारण क्या है कि कोई भी इस बाज़ारवाद ने एक और बड़ा संकट है कि किसी भी नौजवान को कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी सारी योजना, सारे तरीके, कार्यक्रम बताते ही नहीं। खेती में भी बड़ी दुर्दशा है कि किसी ने कुछ सीख लिया, वो दूसरे को बताने को तैयार नहीं। तो हमने सबसे बड़ा संकल्प यही लिया हुआ है कि जो बेहतर से बेहतर तरीका है, वो बेहतर तरीका हर किसान को, हर बेरोजगार नौजवान को, हर साथी को बताया जाए ताकि वो उसको ठीक ढंग से समझ लें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें।